हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड 2016। चैप्टर 6 है ये स्टडी मटेरियल में। अगर आप देखेंगे इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। इंट्रोडक्शन दी है सबसे पहले इसमें इन्होंने। यस, एक मिनट, थोड़ी सी मैं एक मिनट स्क्रीन को इसको सेट कर लूं। यस, हाँ जी। The concept of insolvency and the bankruptcy. The term insolvency is used for the both individuals and organizations. सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है कि जो इंसॉल्वेंसी है, ऐसे नहीं आप कभी जिंदगी में सोचोगे कि जो इंसॉल्वेंसी है ये तो इंडिविजुअल्स के लिए यूज होती है और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ही इंसॉल्वेंट हो सकती है। क्यों? हमने देखा है, हम कहते हैं इस कंपनी का दिवाला निकल गया, हम देखते हैं कि इस बंदे का भी दिवाला निकल गया। सो ये चीजें दोनों के लिए एप्लीकेबल होती हैं, इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इंसॉल्वेंसी जो है एक ऐसी स्टेट है ऑफ नॉट बीइंग एबल टू पे ऑफ डेट्स। एक्चुअल में इंसॉल्वेंसी होती क्या है? जब आप अपने डेट्स नहीं दे पाते। क्यों नहीं डेट्स दे पाएंगे? देखिए, सीधी सी बात है, जब आपके पास कैश फ्लो जो है इनसफिशिएंट होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास पैसे जो है नहीं होंगे देने के लिए, तभी आप इंसॉल्वेंट होंगे। बैंक्रप्सी क्या है? बैंक्रप्सी इज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ वंस इनएबिलिटी टू पे ऑफ डेट्स। अच्छा, अब पता क्या है, वैसे तो हम इंसॉल्वेंसी और जो बैंक्रप्सी है, ये दोनों टर्म्स ना हम क्या करते हैं, ऐसे यूज कर लेते हैं एज अ सिनोनिम टाइप की। हम अगर हम लेमन लैंग्वेज में इसकी बात करें, बट एक्चुअल में दोनों अलग अलग हैं। अब आप बैंक्रप्सी को देखो, बैंक्रप्सी क्या लिखा है यहाँ पर? लीगल डेक्लेरेशन। मतलब जब आप लीगली डिक्लेयर हो जाओ कि भाई अब मेरे पास पैसे नहीं है, लीगली, जैसे हमने किया था अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर। कोर्ट अगर डिक्लेयर करेगा ना अनसाउंड माइंड, तभी बंदा पागल है। नहीं, हम तो किसी को भी बोल देंगे पागल है, तो हमारे बोलने से दूसरे वाला बंदा जो है ना वो पागल नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पर बैंक्रप्सी का लिखा हुआ है कि जो एक लीगल डिक्लेरेशन है ऑफ वंस इनएबिलिटी टू पे ऑफ द डेट्स। जो इंसॉल्वेंसी है उसको एक ऐसी स्टेट बोलते हैं, एक ऐसी अवस्था बोलते हैं जहाँ पर एसेट्स जो हैं वो इनसफिशिएंट हो जाते हैं, वो इतने एसेट्स नहीं होते कि लायबिलिटीज को मीट कर सके। Untreated insolvency will lead to bankruptcy for non-corporates and the liquidation of the corporates. अब होता क्या है, जो हमारी इंसॉल्वेंसी इसको ट्रीट किया जाता है अनट्रीटेड। अगर आप इसको ट्रीट ना करो, मतलब पहले बंदा इंसॉल्वेंट होगा, बाद में बंदा बैंकरप्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इन चीजों को, अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रीट करने के, बहुत कुछ होता है। तो अगर हम इनको अनट्रीट छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो बैंकरप्ट हो जाएगा बंदा, नॉन कॉर्पोरेट्स हो जाएगा, लिक्विडेशन हो जाएगा कॉर्पोरेट्स का। तो क्रेडिटर्स हैं, ये क्या करते हैं? ये पैसा कहाँ लगाते हैं? डेट इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं। टुडे इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फिक्स्ड फ्यूचर कैश फ्लोज। अगर कोई भी बंदा कहीं पर भी पैसा लगाता है तो ऑफकोर्स उसको नजर आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं जो उसके फिक्स्ड फ्यूचर में उसको कुछ इतने रुपए मिलेंगे, उसको कुछ तो दिमाग में आइडिया होता है। बट जो रिटर्न्स हैं वो अनसर्टेन होती हैं। अब हमें पता है, जरूरी नहीं है कि हमने जो आज जो सोचा है भी हमें कल इतना मिलेगा मिलेगा उतना ही मिलना है, ये अनसर्टेन है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ द रीपेमेंट द कॉर्पोरेट और द इंडिविजुअल मे मेक रीपेमेंट्स एज प्रॉमिस्ड। तो हमने यहाँ पर किया क्यों? क्योंकि जब रीपेमेंट देनी होती है ना, तो जो कॉर्पोरेट है या फिर इंडिविजुअल है, वो रीपेमेंट दे भी सकता है और डिफॉल्ट भी हो सकता है। तो और वो पेमेंट हो सकता है ना भी करे। व्हेन दिस हैपेंस, कब होता है ये? और जो डेटर है वो कंसीडर इंसॉल्वेंट कर देते हैं। अदर देन द कॉजेज ऑफ द आउटराइट फ्रॉड, द डेटर में बी इंसॉल्वेंट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल फेलियर। क्या कॉजेज हैं किसी के भी इंसॉल्वेंट होने के पीछे? फाइनेंशियल फेलियर है, जैसे कि एक परसिस्टेंट मिसमैच है, जैसे कि आपने पेमेंट्स की एंटरप्राइज ने और जो रिसीवेबल्स हैं एंटरप्राइज में जो आ रहे हैं पैसे, और जो एंटरप्राइज पैसे जा रहे हैं, और जो बिजनेस मॉडल है वो हाँ जनरेट कर रहा है बिजनेस जो है आपके रेवेन्यूज, लेकिन एक मिसमैच है ना, कुछ फाइनेंशियली फेलियर हो गया है मतलब, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यूज नहीं आ रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो पेमेंट्स है वो ज़्यादा है ऑफ कोर्स आपके रिसीवेबल से, तभी मिसमैच हुआ है। बिजनेस फेलियर जो एक ब्रेकडाउन है बिजनेस मॉडल में एंटरप्राइज का, अनएबल टू जनरेट। अब फाइनेंशियल फेलियर तो होगा कि जनरेट हो रहे हैं बट जनरेशन के बाद आपका मिसमैच हो गया, बिजनेस में आपके जनरेट ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाते हैं, मतलब जनरेट सफिशिएंट जनरेट नहीं हो रहे ताकि आप अपने पेमेंट्स को
मीट कर सको। उसके बाद फिर इंसॉल्वेंसी जो भी है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया कॉर्पोरेट्स के लिए भी होती है, कॉर्पोरेट्स ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिविजुअल्स के लिए भी होती है। और इसको कि हम अगर इंडिविजुअल्स की होती है तो हम उसको बोल देते हैं बैंक्रप्सी, और जो कॉर्पोरेट्स की हो जाती है उसको हम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी बोल देते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या दिया है कि जब जो इंडिविजुअल है या कंपनी है अपनी रेट नहीं दे पाती, इन्होंने एक चार्ट पे बेसिकली वो चीज़ें लिखी हैं, और जो एसेट्स हैं वो कम होती हैं, और लाइबिलिटी से, और अनट्रीटेड को अगर नॉन कॉर्पोरेट्स की बात करें तो बैंक्रप्सी है, और कॉर्पोरेट्स की बात करें तो वो लिक्विडेशन। अब आप यहाँ पर एक डिफरेंस है, अगर आप जरा ध्यान से गौर करें इस चीज़ पर, अगर तो इंडिविजुअल्स की बात करें तो बैंक्रप्सी है, वहीं पर नॉन कॉर्पोरेट्स इनकी भी बैंक्रप्सी है। लेकिन जहां पर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वहां पर लिक्विडेशन है या फिर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, क्या दिया है इन्होंने। From the above, it is evident that insolvency is a state and the bankruptcy is a conclusion. तो इंसॉल्वेंस इतना तो हमें पढ़कर आइडिया हो गया है कि जो इंसॉल्वेंसी है वो एक अवस्था है कि अब आपकी जो अवस्था है कि जो आपके एसेट्स वो आपके लायबिलिटीज को मीट नहीं कर पा रहे। कंक्लूजन जब आप डिक्लेयर कर दिए गए कि आप बैंकक्रप्ट हो गए हो, ठीक है, तो बैंकक्रप्सी जो है वो एक कंक्लूजन है। जो बैंकक्रप्ट होता है वो एक कंक्लूसिव इंसॉल्वेंट होता है, लेकिन जो इंसॉल्वेंसीज होती है वो नॉट लेड टू बैंकक्रप्सीज। अब क्या है इन्होंने कि जो दिया है इधर कि जो बैंकक्रप्ट है वो एक कंक्लूसिव इंसॉल्वेंट होता है, लेकिन जो इंसॉल्वेंसीज होती हैं वो बैंकक्रप्सीज को लीड नहीं करती। क्या मतलब है इस लाइन का? देखिए, एक बंदा है, मैंने आपको बोला कि पहले वो इंसॉल्वेंट होगा बाद में वो बैंकक्रप्ट होगा, ठीक है। अब अगर कोई बैंकक्रप्ट हो गया है, ऑफ कोर्स इसका मतलब जो है वो इंसॉल्वेंट हुआ था, बिकॉज इंसॉल्वेंट के बाद बैंकक्रप्सी आती है। ऐसा तो है नहीं कि वो बैंकक्रप्ट पहले हो गया। बैंकक्रप्ट में तो डिक्लेयर होता है ना पहले वो, अगर बैंकक्रप्ट है तो मतलब कंक्लूडेड है कि बंदे के पास है नहीं, इंसॉल्वेंट है। लेकिन बंदा इंसॉल्वेंट है ना तो आप नहीं कह सकते बैंकक्रप्ट है। इंसॉल्वेंट है ना तो देखो वो बंदा जो है अनट्रीटेड अगर रह जाएगा तो वो बैंकक्रप्सी की तरफ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। वो हमें आगे पढ़ेंगे कैसे वो जो है बैंकक्रप्सी से बच सकता है। ठीक है, उसके बाद है इंसॉल्वेंसी सिचुएशन कैन बी सॉल्व्ड थ्रू द resolution mechanism under the code, and a failed resolution mechanism would lead to liquidation process and relation to corporate in the bankruptcy process in relation to the individuals under the code। इसमें क्या दिया हुआ है, जो हमारी इंसॉल्वेंसी सिचुएशन है वो कहते हैं हम रिजॉल्व कर सकते हैं रेजोल्यूशन मैकेनिज्म से इस कोड के अंदर। और एक जो फेल्ड रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उससे तो फिर एक देखो लिक्विडेशन प्रोसेस उसके बाद कॉर्पोरेट्स में या फिर बैंकरप्सी जो है वो तो होगी। मतलब देखो सीधी सी बात है, अब सपोज किसी में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, आप रिजॉल्व करने के लिए उतर जाते हो मैदान में। अब आप अगर तो आप रिजॉल्व करवा दो तो बहुत अच्छी बात है, हाथापाई नहीं होगी, दो जाने मान जाएंगे, है ना। लेकिन अब अगर आप फेल हो गए हो रिजॉल्व करवाने में तो फिर लड़ाई तो हो ही रही थी ना, वो हो ही जाएगी फिर, उसके बाद देखी जाएगा जो होगा। अच्छा, उसके बाद है रिलेशनशिप जो है उन्होंने दिया हुआ है बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन में। बैंकरप्सी है जैसा कि मैं आपको पहले बताया एक लीगल प्रोसीडिंग जिसमें कि इन्वॉल्व होता है बिजनेस पर्सन, जब बंदा नहीं पैसे दे पाता, अनएबल टू रीपे आउटस्टैंडिंग डेट्स, है ना। और इसमें जो बैंकरप्सी है इसमें सबसे पहले ना एक पिटीशन जो होती है वो फाइल की जाती है डेटर से या फिर क्रेडिटर से। और ऑफ कोर्स पिटीशन में सारे एसेट्स को देखा जाता है कि जो डेटर है उसके एसेट्स कैसे हैं, वैल्यूट किया जाता है एसेट्स जो है वो यूज कैसे हो, मे बी यूज टू रीपे अ पोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं कि जो हमारी ये पिटीशन है, हमने कहा कि ये चाहे तो डेटर फाइल करें चाहे ये क्रेडिटर फाइल करें, राइट। तो जो पिटीशन मतलब आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, राइट, उसके बाद आपने पिटीशन जो है वो दायर मतलब फाइल करी आपकी मानो। तो जब आप पिटीशन फाइल कर दोगे इंसॉल्वेंट हो जाओगे, मतलब आप बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे हो, तो बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे हो इसीलिए इन्होंने कह दिया कि जो ये प्रोसेस है ये बिगिन करती है। आगे है इन यूसिड लैंग्वेज मीन्स एक इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में अगर हम बात करें, अगर
कोई बंदा है या कोई एंटिटी है वो पैसे नहीं दे पाता जो उसको देने हैं क्रेडिटर्स को, या फिर ऑन टाइम और एज वेल बिकम ड्यू, और जो पेबल है तो उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। अच्छा, अब लिक्विडेशन थोड़ी अलग हो गई चीज। देखो लिक्विडेशन मतलब ना वाइंडिंग अप है, मतलब कॉर्पोरेशन थी या इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी कुछ भी था तो वो लिक्विडेट हो गया। अब देखो इंसॉल्वेंट हुआ बंदा, उसके बाद वो बैंकक्रप्ट होगा। बैंकक्रप्ट कब, जब डिक्लेयर होगा, जब पिटीशन फाइल होगी। अब लिक्विडेशन है कि वाइंडिंग अप होना, ठीक है। अब देयर आर मैनी पर्सन्स दैट कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग, बहुत सारे पर्सन जो इनिशिएट कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी बॉडीज हैं, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी है। अब देखो पता क्या है, बहुत सारे बंदे हैं जो कि इनिशिएट कर से करेंगे। अब आप मेरी बात सुनो, कौन कहेगा कि लिक्विडेट कर दो? डायरेक्टर कह सकते हैं। देखो अगर हम सोच कर देखें सबसे पहले, ठीक है ना, डायरेक्टर कहेगा ना कि उसको दिख रहा है कि कंपनी की हालत कैसी है, कंपनी के पास कितने पैसे हैं। शेयर होल्डर्स को भी पता होता है, मेंबर्स होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज है ना, कोई अनपेड क्रेडिटर देखो वो भी बोल सकता है। तो इन द नटशेल जो कहते हैं, जो इंसॉल्वेंसी है कॉमन है बैंकरप्सी और लिक्विडेशन में। और जब आप अपने डेट्स नहीं दे पाते और ड्यू हो जाते हैं और पेबल है, यू नीड कॉज लिक्विडेशन का, एंड इज द ओनली वे दैट कैन कॉज ए नेचुरल पर्सन टू बिकम अ बैंकक्रप्ट। और फिर अगर आप इंसॉल्वेंट होंगे तभी जो है आप बैंकरप्सी की तरफ जाओगे। A sound legal framework of bankruptcy law was required for achieving the following objective. एक साउंड लीगल फ्रेमवर्क जो है बैंकरप्सी लॉ का जो चाहिए अचीव करने के लिए, improved handling of the conflicts between the creditors and the debtors. It can provide procedural certainty about the process of the negotiation in such a way as to reduce the problems of the common property and reduce information asymmetry for all economic participants. सॉरी, इसमें क्या दिया है, कहते अब एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव तो कुछ अच्छा ही होगा, अ साउंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ बैंकरप्सी लॉ। पता क्या है, एक लॉ हमें चाहिए था, एक साउंड लीगल फ्रेमवर्क था, जैसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब पैसे हैं नहीं दे रही कंपनी के पास, नहीं है भाई, कैसे देगी वो, तो कन्फ्लिक्ट्स तो अराइज होंगे ही ना, कन्फ्लिक्ट्स तो अराइज होंगे ही ना। कन्फ्लिक्ट्स किस में अराइज होंगे, ऑफ कोर्स क्रेडिटर और डेटर में होंगे, ठीक है ना। तो उनको हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो बात आप दिमाग में खुद सोचो कि अगर बैंकरप्सी का कुछ चल रहा है भाई, या तो सबसे पहले तो लेन देन और जो जिन्होंने देना है और जो लेने वाले हैं उन क्रेडिटर और डेटर उनके बीच में गड़बड़ होगी, तो उसको हैंडल करना एक अच्छे ढंग से, इम्प्रूव्ड हैंडल। और इसमें क्या होगा, एक प्रोसीजरल सर्टेनिटी होगी अबाउट द प्रोसेस ऑफ द नेगोशिएशन, एक प्रोसीजरल होगी और इस तरीके से होगी ताकि रिड्यूस कर सके प्रॉब्लम्स कॉमन प्रॉपर्टी की, रिड्यूस कर सके इंफॉर्मेशन, और अस्विटी फॉर ऑल इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स, ठीक है ना। अब अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू। इस पॉइंट में मैंने आपको एक पॉइंट ये थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया, एक मिनट, कि इस हिसाब से सर्टेनिटी प्रोसीजर करनी है, प्रोसीजर सर्टेनिटी इस हिसाब से करनी है कि जो प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस हो जाए कॉमन प्रॉपर्टी। क्या पता क्या है, अब आप ये सोचो कि जो प्रॉपर्टी होगी, सपोज आप हो, आपने किसी के को पैसे दिए हुए हैं, वो बंदा आप बैंकक्रप्ट हो रहा है, उसके पास अब पैसे नहीं है, आप बोलोगे चल अपनी गाड़ी दे दे, गाड़ी में तो फर्नीचर ही दे दे, फर्नीचर में तो अपना यही दे दे, मेरे कुछ पैसे तो आए। तो जो एक कॉमन प्रॉपर्टी की तरह जो रिड्यूस प्रॉब्लम्स करने के लिए, और एक इंफॉर्मेशन असिमेट्री जो है, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब में देखो, इनको सबको एक प्रपोर्शन पैसे देने पड़ेंगे ना किसी हिसाब से, किसके जितने बनते हैं। आगे क्या दिखा है उन्होंने, अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू, इट कैन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी for parties to arrive at the most efficient solution to maximize values during the negotiations। अब इसमें इन्होंने क्या दिया है, कहते हैं कि ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है पार्टीज को ताकि वो अराइव करें, मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन एक निकाल सके, मैक्सिमाइज कर सके वैल्यू नेगोशिएशंस में। और ये एक प्लेटफॉर्म देगा नेगोशिएशन के लिए, ठीक है ना, क्रेडिटर्स को, एक्सटर्नल फाइनेंशियल्स को,
जो कि पॉसिबिलिटी है कि जो क्रिएट कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। अब इसलिए इन्होंने की हेडिंग डाली है अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू, ताकि भाई ऐसे ही ना हो कि एक तो बंदा वैसे ही लुट गया है ना, वैसे ही बर्बाद है, उस बंदे को कोई नहीं भाई अब तेरी ना ये लाखों की प्रॉपर्टी भी हम तो हजारों में है, अब इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो भाई हमने, अगर कोई बंदा खराब हो रहा है तो हमने उसको और खराब नहीं करना है, हमने उसका हाथ थामना है। हम कोशिश तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं ना उसका हाथ थामने की, उसको संभालने की। तो जो एक्सटर्नल फाइनेंशियर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं जो कि पॉसिबिलिटी such rearrangements, drawing the line between the malfeasance and the business failure. अब पता है क्या है, अब ये सॉरी, जो कहते हैं कि जो वीक इंसॉल्वेंसी होती है, वीक इंसॉल्वेंसी का मतलब देखो, जो एक हम कह दें कि भाई ये ना एक ऐसा मतलब कि अरेंजमेंट है या फिर ऐसा एक सिस्टम है जिसमें कि जो इंसॉल्वेंसी है वो वीक है, जो स्टीरियोटाइप मतलब धारणा जो है, रिच प्रमोटर्स ऑफ डिफॉल्टिंग एंटिटीज जनरेट्स टू स्ट्रैंड्स ऑफ थिंकिंग। इन्होंने थिंकिंग के दो स्ट्रैंड्स कर रखे हैं। पहला पहला क्या किया हुआ उन्होंने, द आइडिया दैट ऑल डिफॉल्ट इन्वॉल्व स्मॉल फेजेस। इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, इसका मतलब है कि स्मॉल फेजेस होता है जब आप कुछ गलत करते हो, ठीक है ना, रॉन्ग डूइंग को आप कह सकते हो। द आइडिया दैट ऑल डिफॉल्ट इन्वॉल्व स्मॉल फेजेस, कि आपने जो किया ना वो आपने गलत किया, आपने कुछ ढंग से किया ही नहीं, तभी तो ये हालत हुई है। अगर आप अच्छे से करते तो आपकी हालत यहाँ तक क्यों पहुंचती। तो देखो, धारणा तो धारणा है। अब हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो, लेकिन अब सपोज एक बच्चा, उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की भाई, लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे वो तबीयत डाउन हो गई, इतनी डाउन हो गई कि वो बंदा रिवाइज ना कर पाया अच्छे से कंसेप्ट, और एक आधे सब्जेक्ट में बिल्कुल पॉइंट पर पास हुआ। तो वो बाद में अगर कहेगा कि भाई मैं पढ़ा था, लेकिन जब आपकी रिविजन्स की बारी आती है तब मैं नहीं था एक्टिव, आई वाज नॉट एक्टिव एट दैट टाइम, सो मेरी ये हालत है। दूसरा बंदा कहेगा ये सब बकवास है, जिसने पढ़ा होता है ना, जिसने पढ़ना होता है वो बच्चा अलग ही होता है। ठीक है ना। तो आपने एक ये धारणा ही बना ली है। हो सकता है किसी की पहले कम तैयारी हो, बाद में वो बहुत अच्छे से कर ले। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका आज इंसॉल्वेंसी की स्टेज पर हो आप, तो आपने गलत ही काम किया है, ठीक है ना। द आइडिया प्रमोटर शुड बी हेल्ड पर्सनल रिस्पॉन्सिबल। फिर कई क्या कर देते हैं कि प्रमोटर्स को रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं, कि जो प्रमोटर्स है वही रिस्पॉन्सिबल है सारे डिफॉल्ट्स के लिए, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है, ड्रॉइंग द लाइन, एक लाइन क्रिएट करना कि एक गलत काम और बिजनेस फेलियर, कि भाई गलत काम ये हुआ है और बिजनेस फेलियर यहाँ हुआ है, इसके बीच में कहाँ पर एक लाइन है कि यहाँ तक ये तुम सही थे, यहाँ पर तुम गलत हो, और यहाँ पर इसका बिजनेस फेलियर हो गया। समझ गए। उसके बाद है क्लियरली एलोकेट लॉसेस इन द मैक्रो इकोनॉमिक डाउन टर्म्स। इसमें क्या दिया हुआ है, अब कहते हैं अगर एक साउंड बैंक्रप्सी फ्रेमवर्क होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो लॉसेस हैं क्लियरली दिख रहे होंगे लोगों को, एलोकेटेड होंगे लॉसेस। जो लॉस एलोकेशन होगा वो कैसे प्लेस को टेक प्लेस थ्रू, कैसे टैक्सेस, इन्फ्लेशन और करेंसी डेप्रिसिएशन और एक्सप्रोप्रिएशन, वेज कंजप्शन सप्रेशन, और फॉरेन क्रेडिटर्स पे भी ये आ सकता है, और स्मॉल बिजनेस ओनर्स पर, सेवर्स पर, वर्कर्स पर, ऑनर्स पर, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स। अब पता है क्या है, देखो, मैक्रो इकोनॉमिक
डाउनटर्न्स। इसका मतलब है कि जैसे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमी की, ठीक है, अब अगर एक अच्छे से मतलब एक जो फ्रेमवर्क होगा बैंक्रप्सी का, तो क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हो आप, ठीक है ना। कैसे करेंगे एलोकेट, जब आप करोगे तो ऑफकोर्स जो हमारी गवर्नमेंट है जब हमसे पैसे लेती है तो हम उनको टैक्सेस में या फिर इन्फ्लेशन में या फिर करेंसी डेप्रिसिएशन आप जो इन्होंने दी हुई है हमारे को, ये सब चीज़ों के द्वारा होता है, तो एक एलोकेशन हो सकती है लॉसेस की मैक्रो इकोनॉमिक डाउन टर्म्स में। अब इन्होंने कहा है द recommendations of the bankruptcy law reform committee led to the enactment of the insolvency of the bankruptcy code 2016 on May 28, 2016. The IBC consolidating all existing insolvency related laws has brought about a revolutionary change in the form of a robust, modern, and sophisticated insolvency framework. This framework seeks to achieve a resolution for the corporate debtors in distress feeling that the liquidation in a time-bound manner. The code seeks to provide an effective legal framework for the timely resolution of the insolvency and bankruptcy, which could support the development of the credit market, encourage entrepreneurship, and facilitate more investments, leading to higher economic growth and the development. क्या लिखा है इन्होंने, देखो, कहते जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी है जो, तो इससे क्या है, जो इनेक्टमेंट होती है हमारे इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड की 2016, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि जो आईबीसी है मतलब इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड कंसोलिडेट करता है। क्या कंसोलिडेट करता है ये, ऑल एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी रिलेटेड लॉस। आपको समझ में आ रहा है, पता है बेटे क्या होता है, जो भी इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड लॉज हैं तो उनको कंसोलिडेट कर दिया गया आईबीसी में, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ गई, ठीक है। ऑफ कोर्स हमको देखो कोई भी ये एक इधर लॉ इसका पढ़े इधर पढ़े, जो उससे रिलेटेड उनको इकट्ठा कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है। उससे एक रेवोल्यूशनरी चेंज आई इन द फॉर्म ऑफ रोबस्ट। रोबस्ट मतलब एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, मॉडर्न, sophisticated insolvency framework. This framework seeks to achieve a resolution for corporate debtors. अब जो ये फ्रेमवर्क है जब अब हेल्दी हो चुका है, अच्छा बन चुका है, सोफिस्टिकेटेड हो गया है, तो क्या करेगा, एक रेजोल्यूशन अचीव करेगा कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए जो कि डिस्ट्रेस में है, ठीक है ना। अब कोई भी चीज है जब अच्छी हो जाती है तो वो जब डिस्ट्रेस में होती है, गड़बड़ में होती है, जो चीजें जिसको सुधारने के लिए वो चीज अच्छी हुई होती है, तो उसको उसको एक अच्छे से रेजोल्यूशन अचीव करेगा। और फेलिंग दैट देयर लिक्विडेशन इन अ टाइम बाउंड मैनर, चलो कहते मान लो नहीं बच पाई कंपनी, कोशिश की लेकिन नहीं बच पाई, उसकी लिक्विडेशन तक टाइम बाउंड मैनर में हो जाए। The court seeks to provide an effective legal framework for the timely resolution of the insolvency and the bankruptcy, which would support development of the credit markets and encourage entrepreneurship and facilitate the more investments leading to a higher economic growth and development. क्या लिखा है इन्होंने, कहते जो ये कोड है, कोड मतलब वही इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड है 2016 वाला, कहते इन्होंने कि एफिशिएंट इफेक्टिव हमें लीगल फ्रेमवर्क दिया है टाइमली रेजोल्यूशन देने के लिए इंसॉल्वेंसी का, बैंक्रप्सी का, जो कि जिससे कि डेवलपमेंट होगी क्रेडिट मार्केट्स की, एनकरेज क्या होगी एंटरप्रेन्योरशिप, फैसिलिटेट होंगी इन्वेस्टमेंट्स, और जिससे कि हमारी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। आगे क्या है दिया है स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। The code is structured in 5 parts comprising 55 sections and 12 schedules. Each part is the distinct aspect of the insolvency resolution process. इसको छोड़ दो एक बार, आगे चलते हैं हम। IBBI, yes, IBBI. What is IBBI? Insolvency and Bankruptcy Board of India. ठीक है ना।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। एक बात का ध्यान रखना, जब आप IBC लिखोगे तो आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लिखोगे, ऑफ इंडिया नहीं लगाना। कोड 2016 आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब बोर्ड है तो ऑफ इंडिया। और यहाँ पर IBBI भी है, वहां पर सिर्फ IBC था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बस, एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पर बात हो रही है। इज एस्टैब्लिश्ड टू एडमिनिस्टर द वर्क ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड द, हाँ तो कहती है बोर्ड एक बना दिया गया ताकि एडमिनिस्टर कर सके वर्क जो है इंसॉल्वेंसी का, बैंक्रप्सी का, कॉर्पोरेट पर्सन्स का, फर्म्स का, इंडिविजुअल्स का, किसी का भी हो। Foundation of Court. A key innovation of the IBC is a four-pillar institutional framework comprising A, the first pillar of the judicial adjudicating authority being the national, देखो NCLT हमें पता ही है, जितने भी जो कंपनी के रिगार्डिंग हमने ये चैप्टर, सॉरी मैंने आपसे अभी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द इस चैप्टर को मैं आपके पास लेके आऊंगी। देखो कंपनी में अगर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो जैसे NCLT बना दिया गया है कि NCLT में सब कंपनी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सारे यहाँ पर जो जाते हैं एनसीएलटी करते हैं, और अगर एनसीएलटी में अगर नहीं होते तो फिर वो एनसीएलटी एनसीएलएटी में आ जाते हैं, अपीलेट अथॉरिटी में जाते हैं, उसके बाद वो ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो की इनोवेशन है आईबीसी का, एक 4 पिलर का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। तो उसका फर्स्ट पिलर है जुडिशियल, मतलब जब आपने डिसीजन लेना होता है एक जुडिशियली, एक जो हमारी कोर्ट से रिलेटेड बंदे होते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जब आप कुछ डिसाइड करते हो कि भाई क्या होना चाहिए, बीइंग द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है ना, वेयर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी मैटर्स शैल बी हियर्ड। एनसीएलटी में ये सारे मैटर्स सुने जाते हैं, एंड एनसीएलएटी विल बी द अपीलेट अथॉरिटी। ऑफ कोर्स ये अभी हम जो जब हम ये एनसीएलटी वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जो एनसीएलटी के बाद जो होती हैं अपील्स आप यहाँ फाइल कर सकते हो, एनसीएलएटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ठीक है अपीलेट अथॉरिटी बोल दिया, लेकिन ये वैसे अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए होता है, 80 लास्ट में। सेकंड पिलर जो है उन्होंने बोला है which has the regulatory oversight over the insolvency professionals, insolvency professional agencies, IPA. Second, इन्होंने insolvency professionals and agencies, insolvency professional agencies, IPA को बोला है। थर्ड पिलर इन्होंने कहा है regulated persons being the insolvency professional who can play a role in the efficient working of the insolvency and the bankruptcy process under the IBC, insolvency and bankruptcy process अंडर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। और फोर्थ पिलर इन्होंने इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को बताया है, टू इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर फैक्ट्स अबाउट द लैंडर्स एंड द टर्म्स ऑफ द लैंडिंग ऑफ कोर्स। आगे आ जाइए, क्या दिया है इन्होंने, इनिशिएशन ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, क्या दिया है इन्होंने, CIRP proceedings may be initiated against corporate debtor by the corporate debtor itself or any of its financial creditor or the operational creditor when the code was enacted. The minimum amount of the default to initiate CIRP against a corporate debtor is INR 1 lakh. However, the central government has by notification dated 24th March 2020 raised the threshold value of the minimum amount of the default to 1 crore rupees. अब पता क्या है, CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इन्होंने कहा है कि जो ये CIRP की प्रोसीडिंग है ये कैसे इनिशिएट हो जाती हैं अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है ना, बाय द कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। या तो वो कॉर्पोरेट डेटर खुद ही कर देता है, या कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर भी कर सकता है, या ऑपरेशनल क्रेडिटर भी कर सकता है। अपने आपको बताऊं फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर में डिफरेंस क्या होता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर वो क्रेडिटर होता है जिससे कि आपने किसी को फाइनेंस दिया है ना, फाइनेंस से रिलेटेड जिसमें बातें हैं, और उसने अपने अपने जो है पैसे पे नहीं किए। ऑपरेशन मतलब जैसे आपने कोई माल वगैरह डिलीवर किया, लिया उनसे और उनके माल के पैसे नहीं, पेमेंट नहीं दी, तो वो हो गए ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो जो व्हेन द कोड वाज इनेक्टेड, द मिनिमम अमाउंट जो डिफॉल्ट का है ताकि इनिशिएट कर सके CIRP को कंपनी डेटर के, वो है 1 लाख रुपए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि इनकी नोटिफिकेशन आई थी डेटेड 24 मार्च 2020 में, इन्होंने रेज कर दी इस अमाउंट को 1 करोड़ रुपए तक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना।
उसके बाद आ गया the detailed procedure for initiation of CIRP by stakeholders efforts when an enterprise defaults. Control of enterprise shifts to committee of creditors assesses the proposed either to. अच्छा पता है क्या होता है, कहते हैं कोई भी एंटरप्राइज है, देखो बहुत अच्छे से इन्होंने चार्ट बना के रखा हुआ है और अच्छे से बता रखी है चीजें, चाहे कहते हैं इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कॉर्पोरेट पर्सन हो, कोई भी हो, उसने डिफॉल्ट कर दिया, तभी पता चला ना पैसे नहीं है, डिफॉल्ट करेगा तो। अब जो उसका कंट्रोल है ना, किसको शिफ्ट कर देते हैं, ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। और जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है असेस द प्रपोजल्स आइदर टू, अब वो सब देखते हैं और फिर प्रपोजल देते हैं कि भाई जैसे सपोज आप ये मानो एक बंदा है बहुत सीरियस है, अब डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बोला मैं इसका ऑपरेशन तो कर दूंगा और ये ठीक हो जाएगा, एक डॉक्टर ने बोला भाई बचने के चांसेस नहीं है, कुछ मर्जी कर लो, तो जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो प्रपोजल देगी कि भाई रिवाइव हो सकती है एंटरप्राइज, चांसेस हैं, बच सकती है, कुछ नहीं बचा, लिक्विडेशन के लिए ले जाओ, ठीक है। डिसीजन जो है चाहिए for the to be taken in time bound manner so that there are greater chances that enterprise is saved as a going concern and productive resources of the economy can be put to best use। अब पता क्या है, जो डिसीजंस हैं जो कि टाइम बाउंड मैनर में लिए जाते हैं ताकि चांसेस होते हैं, ताकि उसको एक गोइंग कंसर्न में एक सेव कर लिया जाए, ठीक है। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी जो है उसको उसका जो है बेस्ट यूज डाल दिया जाए। देखो सीधी सी बात है, जितना बच सके उतना तो बचा लो। जो CIRP है कमेंस करता है डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इट्स इनिशिएशन, तो वो एक डेट ऑफ एडमिशन कमेंस करता है एप्लीकेशन इनिशिएशन के लिए जो प्रोसेस है, एंटेल्स अ मोरेटोरियम द मोरेटोरियम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमको इसको पूरा टॉपिक है आएगा। entails a moratorium where the creditors stay their claims to give the debtor a better chance to survive as a going concern. The moratorium period is 180 days and in limited circumstances, if the COC with 66 majority decides the complexity of the case requires more time for the resolution plan to be finalized. A one-time extension up to 90 days may be granted with the prior approval of the NCLT. The CIRP may mandatorily be completed within a period of 330 days from the insolvency commencement date, including an extension in the time taken the legal proceedings in relation to the resolution process of the corporate debt. The said amendment has been undertaken to ensure a timely resolution of in view of the fact that 270-day deadline was being breached on account of the legal proceedings against the corporate debt. मैं आपको सारा समझाती हूँ, हाँ एक मिनट। तो हम बात कर रहे थे डिसीजंस की। डिसीजंस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन बाउंड मैनर। ऐसे है कि जो डिसीजंस हैं वो एक टाइम में लिए जाएं ताकि जो ग्रेटर चांसेस मिल जाए एंटरप्राइज को कि उसको सेव किया जा सके। बेसिकली हम यहाँ पर चाहते क्या हैं, हम यहाँ पर चाहते हैं कि एंटरप्राइज को हम बचा लें, उसको उसको हम डूबने ना दें, एज अ गोइंग कंसर्न हम उसको बचा लें, ठीक है। तो उसको सेव कर लें और जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हमारे इकोनॉमी के उसका हम बेस्ट यूज़ कर सकें, ठीक है। और जो हमारी CIRP है ये कमेंस करती है फ्रॉम द डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इट्स इनिशिएशन, ठीक है ना। और एक्चुअल में जो हमारी ये CIRP है ये कब से शुरू होती है, इन्होंने कहा है कि जैसे एप्लीकेशन दे दी गई, ठीक है ना। जो हमारी ये कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है कब शुरू होगी, तभी शुरू करेंगे ना जब एप्लीकेशन जो है एडमिट होगी। और जो ये प्रोसेस है ये इंटेल करती है मोराटोरियम। अब मोराटोरियम क्या है, जैसे कि एक बार ये एक टेम्परेरी स्टॉप कर देती है, ठीक है ना, चीज़ों को एक आप कह सकते हो ऑफिशियली एक एग्रीमेंट वगैरह देकर, ठीक है ना। तो जो प्रोसेस है ये इंटेल कर देती है मॉनेटरी क्रेडिटर्स जो है वो। तो हम बात कर तो हम बात कर रहे थे
कि वो एक मोराटोरियम जो होता है जब रोक देती है चीज़ों को, जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पैसे लेने हैं और वो क्या करते हैं कि एक स्टे लग जाता है उनके क्लेम्स के ऊपर, कि ताकि जो डेटर है जिसने पैसे देने हैं वो सरवाइव कर सके, उसको एक बेटर चांस मिल सके। और जो ये पीरियड है ये 180 डेज का होता है और लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में होता है ये। और आप देखो, एक बात ज़रा ध्यान में रखो कि अगर कोई भी बंदा है ना, सपोज उसके अच्छे दिन नहीं चल रहे, आपको उनसे पैसे लेने हैं, उनके घर पहले ही दिक्कत आ रही है, आप अगर उनको थोड़ा टाइम दे दो, हो सकता है वो बंदा थोड़ा सा स्ट्रांग होकर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी अच्छे से कर कर आपको पैसे दे दे, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जो मॉरेटोरियम पीरियड है इन्होंने हमको 180 डेज का बोला है। और जो कमेटी है क्रेडिटर्स की, जो कि 66% मेजोरिटी के साथ डिसाइड करती है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है केस की रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर रेजोल्यूशन के, कि अब आप एक मापदंड पर तो सबको नहीं तोल सकते। जो भी रेजोल्यूशन प्लान फाइनलाइज होगा तो डिपेंड करता है चीज़ें में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक्सटेंशन दे दिया है 90 डेज का, मे भी जो ग्रांट होता है प्रायर अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। एनसीएलटी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, नेशनल कंपनी ऑफ 90 days may be granted with the prior approval of the NCLT, that is the National Company Law Tribunal। और आगे है जो हमारी CIRP है, शेल मैंडेटरी बी कंप्लीटेड, इन्होंने इसका भी एक टाइम पीरियड दे दिया है। ऐसे नहीं कि भाई अब आप इसी प्रोसेस को ही लेकर बैठ गए हो, तो इन्होंने बोला है कि विद इन पीरियड ऑफ 330 days from the insolvency commencement date, including any extension in the time taken in the legal proceedings in relation to the resolution process of the corporate debtor। ठीक है, तो 330 दिन में इसको आपने निपटाना है। और जो 330 दिन है ये हमने लिए हैं फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के, और इसमें 330 में हमारी एक्सटेंशन भी आ गई, ठीक है। और जो टाइम टेकन इन द प्रोसीडिंग रिलेशन द रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द, और वो भी टाइम आ गया जो कि लीगल प्रोसीडिंग से चलता है रेजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब कुल मिलाकर 330 से आप ऊपर नहीं ले सकते। द सेड अमेंडमेंट हैव बीन अंडरटेकन टू इंश्योर अ टाइम, ये इसलिए हुआ क्योंकि एक टाइमली रेजोल्यूशन चाहिए था in view of the fact that 270-day deadline was being breached on account of the legal proceedings against the corporate debtor। अब कह रहे हैं कि जो ये अमेंडमेंट है ये है कि 270 डे की जो डेडलाइन है वो ब्रीच कर दी गई है ताकि जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। उसके बाद आ गया हमारा प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सेक्शन 4 टू सेक्शन 32 इसमें एप्लीकेबल होते हैं। आगे है हमारा प्रोविजंस relating to liquidation process of corporates, section 33 to section 54 of the code will be effective in case where the enterprise is taken for liquidation। क्या दिया है इसमें कि जो सेक्शन 33 टू सेक्शन 54 है कोड की, ये इफेक्टिव होंगे जब जो एंटरप्राइज है वो ले ली जाएगी लिक्विडेशन के लिए। आगे आ जाइए, प्रोविजंस रिलेटिंग टू फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ स्मॉल कॉर्पोरेट पर्सन्स, और जहाँ पर एंटरप्राइज जो स्मॉल कंपनी हो, स्टार्टअप हो, अनलिस्टेड हो, और जो टोटल एसेट्स है वो 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो। वॉलंटरी लिक्विडेशन में क्या है कि जैसे जो अपने आप को लिक्विडेट करना चाहते हैं और जिन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, ऐसी नहीं ना कि पहले तो आप कोई कांड कर दो बाद में कह लो जी हमें तो लिक्विडेट होना है ना, तो ऑफ कोर्स उन्होंने कोई डिफॉल्ट ना किया हो। अब बाइंडिंग ऑफ द कंपनीज में क्या है कि ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू ही होती है। जैसे इन्होंने कहा है कि बैंक्रप्सी है इंडिविजुअल फर्म्स की,
Part 3 of Insolvency Code 2016 containing Section 78 to 187 deals with the insolvency resolution and the bankruptcy for the individuals and the partnership firms. ये जो पार्ट है shall apply to matters relating to the fresh start, एक नई स्टार्ट के लिए, इंसॉल्वेंसी के लिए, बैंक्रप्सी के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। डीआरटी, डीआरटी क्या है? हमारे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, जो कि एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, और एक डेट रिकवरी अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है, ये एक अपीलेट अथॉरिटी है और इंडिविजुअल्स और फॉर्म्स के लिए है। देखो, फर्स्ट वाली जो थी डीआरटी, वो एडजुडिकेटिंग थी, अपीलेट है, ठीक है ना। जैसे NCLAT, LAT वो अपीलेट ट्रिब्यूनल हो जाता है, ठीक है। तो जो प्रोविजंस है नॉट इफेक्टिव नहीं रहती ये। और एज ऑन 30th 2020 except for the provisions pertaining to personal guarantors to corporate debtors in which the NCLT will be the adjudicating authority and NCLAT will be the appellate authority, ठीक है। उसके बाद है फ्लो। फ्लो इन्होंने क्या लिखा है कि जो प्रोसेस है वो मैनेज होगी बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर द डायरेक्शन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ऑफ कोर्स देखो, जो एप्लेट है वो बाद में आती है, ठीक है, पहले एडजुडिकेटिंग की आती है। तो जो प्रोसेस है पहले तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डायरेक्शन में होगी, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को शुरू कर देंगे, क्या होगा, फाइनलाइज कर देंगे चीज़ों को, रीपेमेंट प्लान बना लेंगे कि कैसे कैसे करना है विद कॉन्फ्रेंस ऑफ डेटर, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब क्या करेंगे, अपॉन कंसिस्टेंट ऑन रीपेमेंट प्लान द इंडिविजुअल फर्म विल गेट अ डिस्चार्ज ऑर्डर। जब वो भाई उनको जैसे उनका रीपेमेंट प्लान होगा तो एक डिस्चार्ज ऑर्डर दे देंगे। सपोज ऑन फेलियर टू फाइनलाइज द रीपेमेंट प्लान द क्रेडिटर कैन फाइल एन एप्लीकेशन। अब क्या हो गया, सपोज फेलियर हो गया कि फाइनलाइज नहीं कर पाए, ठीक है, रीपेमेंट प्लान को, तो भैया आप थोड़ी देर पहले रुक जाओ, तो बाद में आपने देखा कि लो जी इनसे तो इनका प्लान भी नहीं बन रहा, तो जो क्रेडिटर जो डेटर है वो क्या करेंगे, वो एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे बैंक्रप्सी के लिए, और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो पास करेगा बैंक्रप्सी ऑर्डर, और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी में है वो टेक ओवर कर लेगा स्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट एंड वो डिस्पोज करेगा, सेटिस्फाई करेगा पेमेंट्स क्रेडिटर्स को जितनी भी हो सकती होंगी टू द एक्सटेंट पॉसिबल, है ना। और जो बैंक्रप्ट है वो एक डिस्चार्ज ऑर्डर ले लेगा, जो डिस्चार्ज ऑर्डर है वो रजिस्टर्ड होगा IBBI के साथ, और जो कि सेक्शन 196 में रेफर है। उसके बाद है प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, जो सेक्शन 238 है उसका जो ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है इसका, मतलब ये उसके ऊपर माना जाता है। अब इन्होंने एग्जांपल दे रखी है एक, इसमें इन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 53 178 इंसॉल्वेंसी एक्ट 2016 का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेल ऑफ एसेट्स वो सिंप्लीफाइड होते हैं सेक्शन में, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन एनी लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द टाइम इन फोर्स। और जो टैक्स लॉज है प्रोवाइड होते हैं फॉर चार्ज एंड एसेट्स ऑफ द टैक्सेबल पर्सन, जो एग्जांपल्स ऑफ द ओवरराइडिंग प्रोविजंस। तो यहाँ तक हमने कर लिया है चैप्टर। अब इसके आगे का मैं अपने नेक्स्ट एक्सटेंडेड कमेंसमेंट ऑफ द कोड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी इसकी डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।